and welcome back to the lecture 3 of amalgam where we will discuss the MCQ of amalgam. MCQ डिस्कस करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा 3-4 पॉइंट है वो मैं बता दूं. बहुत वास्ट टॉपिक है अमलगम, कुछ भी करो कुछ ना कुछ रह ही जा रहा है. तो जो कैविटी की शेप होती है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. कैविटी की शेप जो होती है अमलगम में वो आप अपर प्रीमोलर के लिए कैसी दोगे? डम्बेल शेप. द कैविटी फॉर अमलगम इन अपर प्रीमोलर शुड बी डम्बेल. याद कर लो आप, अपर प्रीमोलर में डम्बेल शेप की कैविटी होगी. लोअर फर्स्ट प्रीमोलर में कैसी होगी? लोअर फर्स्ट प्रीमोलर में बटरफ्लाई शेप होती है. ऊपर डम्बेल शेप, नीचे लोअर फर्स्ट प्रीमोलर में बटरफ्लाई शेप. लोअर सेकंड प्रीमोलर में वाई शेप. ठीक है, ऊपर डम्बेल होगा, नीचे बटरफ्लाई होता है फर्स्ट में, सेकंड में वाई शेप कैविटी होती है. अपर मोलर में कैसे देते हैं हम लोग? मीजियल साइड अगर है तो किडनी शेप देते हैं. मीजियल साइड अगर है तो किडनी शेप देते हैं. और अपर मोलर का अगर डिस्टल साइड है तो हार्ट शेप देते हैं. ये इतने इंटरेस्टिंग आंसर है ना, ये आ सकता है. अपर मोलर का अगर मीजियल साइड हो तो किडनी, डिस्टल साइड हो तो हार्ट शेप देते हैं. लोअर मोलर में कैविटी प्रिपरेशन में क्या करते हैं? प्लस शेप कैविटी प्रिपरेशन होती है हमारी. क्लास 1 की कैविटी प्रिपरेशन की बात हो रही है. क्लास 1 का अगर अपर प्रीमोलर आप फॉर्म कर रहे हो एमलगम के लिए तो डम्बेल शेप दोगे. लोअर फर्स्ट प्रीमोलर में बटरफ्लाई शेप. लोअर सेकंड प्रीमोलर में वाई शेप. अपर मोलर में किडनी शेप मीजियल साइड में. और डिस्टल साइड में हार्ट शेप दोगे. लोअर मोलर में प्लस शेप कैविटी प्रिपरेशन. दैट्स ऑल फॉर अमलगम. अब हम लोग शुरू करते हैं MCQ ऑफ अमलगम. तो पहला क्वेश्चन, अब बट जॉइंट में कितने डिग्री की एंगल होती है? बट जॉइंट या कैवो सरफेस एंगल में 90 डिग्री की जॉइंट होती है. और हम लोग बट जॉइंट क्यों देते हैं? क्योंकि ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ देता है टूथ और अमलगम दोनों को. क्योंकि अमलगम एक ब्रिटल मटेरियल है और इसकी लो एज स्ट्रेंथ होती है, एज पे स्ट्रेंथ बहुत कम होती है. तो अमलगम में बट जॉइंट 90 डिग्री देना या बट जॉइंट देना बहुत ज़रूरी है. बट जॉइंट से मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलती है रेस्टोरेशन को, अमलगम की और टूथ को, दोनों को. अब बट जॉइंट हमने पढ़ा है. तो दूसरा होता है लैप या सिप जॉइंट. लैप या सिप जॉइंट क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा कैवो सरफेस एंगल, इसको लैप या सिप जॉइंट बोलते हैं. तो बट जॉइंट हम लोग अमलगम में दे रहे हैं. लैप या सिप जॉइंट किस में देते हैं? कास्ट मेटल में या कंपोजिट के रेस्टोरेशन में. जो सिप जॉइंट या लैप जॉइंट हम लोग कह रहे हैं ये 90 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन कितना होता है? 140 डिग्री टू 150 डिग्री कैवो सरफेस एंगल होती है. लैप जॉइंट या सिप जॉइंट की 140 डिग्री टू 150 डिग्री कैवो सरफेस एंगल होती है. ये क्लियर? दूसरा क्वेश्चन देखिए. रिटेंटिव ग्रूव्स इन द प्रॉक्सिमल बॉक्स ऑफ अ क्लास 2 अमेलगम कैविटी शुड बी. पीछे पढ़ाया था मैंने रिटेंटिव ग्रूव्स या रिटेंटिव सेकेंडरी रिटेंटिव फीचर्स या रिटेंटिव ग्रूव्स इन द प्रॉक्सिमल या क्लास 2 कैविटी. इससे क्या ध्यान में आता है? हमारे 2 लाइन एंगल्स थे, उसमें वही दोनों लाइन एंगल्स थे, एक्सियोफेशियल और एक्सियोलिंगुअल लाइन एंगल्स थे. अब लाइन एंगल है तो वो कैसा होना चाहिए? लाइन एंगल पॉइंटेड कभी नहीं होना चाहिए, वरना टूटने के चांसेस होते हैं अक्लूजल फोर्स पे. तो लाइन एंगल्स हमारे राउंड होने चाहिए. तो राउंड एंड इलोंगेटेड इन द डेंटिन. तो रिटेंटिव ग्रूव जो है वो प्रॉक्सिमल बॉक्स के एक तो डेंटिन में होंगे, दूसरा राउंडेड होंगे और इलोंगेटेड होंगे. और कितने डीप? 0.2 mm इनसाइड द डेंटिन. 0.2 mm इनसाइड द डेंटिन रिटेंटिव ग्रूव्स होंगे. और ये एक्सियोफेशियल या एक्सियोलिंगुअल लाइन एंगल्स होंगे जो कि राउंड और इलोंगेटेड होंगे. आइडियल पल्प डेप्थ फॉर अमलगम रेस्टोरेशन इन अ प्राइमरी मोलर. प्राइमरी मोलर में आइडियल पल्पल डेप्थ रेस्टोरेशन की कितनी होगी?
अमलगम रेस्टोरेशन के लिए पल्पल डेप्थ आप प्राइमरी मोलर में कितनी दोगे? ऑप्शन किसकी किसकी पूछ रहे हैं? DEJ की, इनेमल सरफेस की। इनेमल सरफेस का हमें पता है अमलगम के लिए हम लोग कितना देते हैं? 1.5 to 2 mm की डेप्थ देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इनेमल सरफेस के लिए 1 mm है, जो कि रॉन्ग है। तो हमें अब DEJ पे ही बेट करना है। तो आइडियल पल्पल डेप्थ DEJ की कितनी होती है? 0.5 mm फ्रॉम डेंटिनो इनेमल जंक्शन होती है। आइडियल पल्पल डेप्थ अमलगम रेस्टोरेशन के लिए प्राइमरी मोलर में हम लोग 0.5 mm फ्रॉम डेंटिनो इनेमल जंक्शन जाएंगे। रेस्टोरेशन ऑफ कस्प यूजिंग डेंटल अमलगम नीड्स, जो आप कोई कस्प रीबिल्ड कर रहे हो, कस्प बिल्डअप कर रहे हो डेंटल अमलगम के थ्रू, उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? पहला, ओनली इनेमल बी रिमूव्ड टू प्रोटेक्ट टूथ स्ट्रक्चर। आप सिर्फ इनेमल रिमूव करोगे टूथ स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए और रेस्टोरेशन कर दोगे। एटलीस्ट 2 mm ऑफ कस्प कैन बी कट या रिमूव टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस फॉर्म टू टूथ, या फिर 2 mm आप कस्प कट कर दोगे सो डैट रेजिस्टेंस फॉर्म मिले टूथ के रेस्टोरेशन को। रेजिस्टेंस फॉर्म किसको कहते हैं? जल्दी से एक बार क्लिक करा लो अपने माइंड में। ऑक्लूजल फोर्स को रेजिस्ट करने वाला, ऑक्लूजल फोर्स पे ब्रेक ना होने वाले फॉर्म, जो भी फीचर्स हम लोग डालते हैं उसको रेजिस्टेंस फॉर्म बोलते हैं। तीसरा, ऑल ऑफ द इनेमल बी रिमूव्ड टू प्रोवाइड बल्क। सारे के सारे इनेमल रिमूव कर दो, ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, ज़्यादा अमलगम फिल करोगे बल्क में। या फिर मिनिमम 2 mm ऑफ कस्प बी रिमूव्ड टू गिव रिटेंशन फॉर्म, या फिर एटलीस्ट 2 mm कस्प आप बहुत कम से कम रिमूव कर दो ताकि कस्प को रिटेंशन फॉर्म मिले। राइट आंसर विल बी एटलीस्ट 2 mm ऑफ कस्प बी कट या रिमूव टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस फॉर्म टू टूथ। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो कस्प कैपिंग हम लोग करते हैं ना, इसके भी कुछ रूल हैं। अगर आउटलाइन फॉर्म जो है वो लिमिटेड है हाफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ प्राइमरी ग्रुप टू कस्प टिप, जो आउटलाइन फॉर्म हमने बनाई है ना वो प्राइमरी टूथ और कस्प टिथ जो है, कस्प टिप जो है, उन दोनों के डिस्टेंस का आधा हो तो कस्प कैपिंग नहीं करेंगे। जो हमने आउटलाइन फॉर्म बनाई है और ये जो हमारा कस्प टिप है, इन दोनों के बीच ना डिस्टेंस अगर हाफ द डिस्टेंस हो ना प्राइमरी ग्रुप टू कस्प टिप, तो हम लोग कस्प कैपिंग नहीं करेंगे। अगर ये एक्सटेंशन मोर देन 1/2 to 2/3 हो डिस्टेंस, तो कस्प कैपिंग कंसिडर कर सकते हैं। मतलब और कट चुका हो अगर, तो कस्प कैपिंग कंसिडर कर सकते हैं। अगर हाफ डिस्टेंस में है तो नहीं करना है। हाफ से 2/3 के डिस्टेंस तक की अगर कट चुकी है टिप तो कंसिडर कर सकते हैं। मैंडेटरी कब हो जाएगा? 2/3 में। जब 2/3 तक कट चुका होगा ना कस्प, तो कस्प कैपिंग मैंडेटरी होगी। अगर हमारा आउटलाइन फॉर्म को हम लोग एक्सटेंड करके 2/3 द डिस्टेंस ऑफ कस्प कैपिंग, कस्प के 2/3 तक ले जाएंगे, तो अब कस्प कैपिंग जो होगी वो मैंडेटरी होगी। तो कस्प कैपिंग कब मैंडेटरी होगी? जब जो आपका आउटलाइन फॉर्म है वो एक्सटेंड हो रहा हो 2/3 ऑफ कस्प टिप तक। और जो कस्प के लिए हम लोग रिडक्शन करते हैं, पीछे 2 mm हो रहा था, तो अभी देखते हैं कि हम लोग कितना करेंगे। फॉर कस्प कैपिंग विद अमलगम द कस्प रिडक्शन शुड बी 2 mm फॉर फंक्शनल कस्प एंड 1.5 mm फॉर नॉन फंक्शनल कस्प। कितना होना चाहिए अमलगम के लिए? हमारा रिडक्शन 2 mm होगा फंक्शनल कस्प के लिए एंड 1.5 mm नॉन फंक्शनल कस्प के लिए। क्यों? क्योंकि जो नॉन फंक्शनल कस्प है वहां पे फोर्स कम लगेगा। इजिएस्ट क्वेश्चन, कन्वेंशनल डेंटल अमलगम एलॉय कंटेन्स, जो हमारा कन्वेंशनल डेंटल अमलगम एलॉय है उसमें कौन कौन से मेटल्स होते हैं? कौन कौन से होते हैं मेटल कन्वेंशनल वाले में? पहला लेक्चर, पहला या दूसरा लाइन होगा ये। तो जो कन्वेंशनल अमलगम होते हैं उसमें होते हैं सिल्वर, टिन, कॉपर एंड जिंक। कुछ 67, 27, 5, 1 करके मैंने याद कराया था। तो जो कन्वेंशनल डेंटल अमलगम एलॉय कंटेन्स सिल्वर, टिन, कॉपर एंड जिंक in the proportion of StCZ 67,
27, 5 and 1 और लेस देन 1. तो राइट ऑप्शन विल बी सिल्वर, टिन, कॉपर एंड जिंक कन्वेंशनल अमलगम में एलॉय होते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, कंटेमिनेशन ऑफ जिंक कंटेनिंग अमलगम बाय मॉइस्चर ड्यूरिंग ट्राइचुरेशन और कंडेंसेशन. क्वेश्चन क्या है कि कंटेमिनेशन ऑफ जिंक कंटेनिंग अमलगम, जिंक कंटेनिंग अमलगम की जो कंटेमिनेशन हो रही है बाय मॉइस्चर के थ्रू ड्यूरिंग ट्राइचुरेशन और कंडेंसेशन. ठीक है, इतना हो गया. ऑप्शन क्या है, काउजेज अ मार्क्ड एक्सपेंशन, जो कंटेमिनेशन हो रही है उसके वजह से एक एक्सपेंशन होता है. इंक्रीजेज द सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम इंक्रीज कर देता है. रिजल्ट्स इन शार्प डिक्रीज इन द फ्लो, या फ्लोएबिलिटी उसकी कम हो जाती है जो हमारा मिक्स है उसकी, या फिर हैज़ नो अप्रिशिएबल इफेक्ट ऑफ अमलगम ऑन अमलगम. तो क्या होता है, मॉइस्चर कंटेमिनेशन जिंक की वजह से हो रहा हो अगर, तो क्या होता है, याद होगा 4 से 5 दिन बाद होता है या 3 से 5 दिन के बीच में होता है डिलेड एक्सपेंशन. तो यहाँ पे लिखा हुआ है काउज मार्क्ड एक्सपेंशन, तो मार्क्ड एक्सपेंशन का आंसर सही होगा. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का एक्यूमुलेशन हो जाता है. ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का एक्यूमुलेशन होता है इसीलिए. इन विच क्लास ऑफ कैविटीज अमलगम कॉन्ट्राइंडिकेटेड. चलिए इसका आंसर अगर होमवर्क छोड़ दें तो, इन विच क्लास ऑफ कैविटीज इज अमलगम कॉन्ट्राइंडिकेटेड. क्लास 4 कैविटी प्रिपरेशन अमलगम इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. अभी बताया एस्थेटिक रीजन. व्हेन अ पोस्टीरियर occlusal amalgam makes multiple contacts with an occluding tooth surface behaves as though it is in. जब एक posterior occlusal amalgam multiple contacts करता है occluding teeth के साथ, तो फिर क्या रिएक्शन होता है, क्या होगा जब वो occluding के, जब ये रिएक्ट करेगा अपोजिंग के साथ तो क्या होगा, अमलगम रेस्टोरेशन फ्लेक्शन शो करेगा. अमलगम रेस्टोरेशन फ्लेक्शन शो करेगा. क्यों, क्योंकि जब वो अपोनेंट टिथ के कस्प्स के साथ अमलगम रेस्टोरेशन कंटिन्यूसली जब कांटेक्ट में आता है ना, तो वो लेटरली स्ट्रेच होता है, लेटरली स्ट्रेच होता है जिसकी वजह से टेंशन या फ्लेक्शन होता है. लेटरली स्ट्रेच होगा और टेंशन या फ्लेक्शन होगा. आप अमलगम की कैविटी में रीस्टोर कर दो, फिनिशिंग पॉलिशिंग कर दो, उसके बाद आपको कैविटी में आपका रीस्टोर किया हुआ अमलगम कैसा दिखेगा. प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलिश्ड एंड फिनिश्ड अमलगम विल बी शोन एज, कैसा दिखेगा, इट विल टार्निश विथ टाइम. क्या आप बहुत मेहनत करके अच्छा सा एकदम परफेक्ट एक अमलगम रीस्टोर करो और वो टाइम विथ टाइम कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद टार्निश कर जाएगा. डज नॉट टार्निश एंड कोरोड इजली. या फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी शो सेकेंडरी कैरीज, ऑप्शन डी नन अमंग दीज. क्या होगा, जब हम लोग एक अच्छे से परफेक्ट कैविटी परफेक्टली फिल करेंगे, अच्छा मिक्स किया हुआ अमलगम कैविटी में, तो क्या वो टार्निश करना चाहिए टाइम के साथ? बिल्कुल भी नहीं. अगर हम मार्जिनल इंटीग्रिटी, मार्जिनल सील बहुत अच्छी रखेंगे तो क्या सेकेंडरी कैरीज शो करेगा? बिल्कुल भी नहीं. तो जो हमारा अमलगम होना चाहिए, इट डज नॉट टार्निश एंड कोरोड इजली. जो पॉलिश्ड एंड फिनिश्ड अमलगम होगा वो टार्निश और कोरोड इजली नहीं करेगा. सी क्वेश्चन इज, इन अ क्लिनिक अ पेशेंट अपीयर्स, विजिबल है, इन अ क्लिनिक अ पेशेंट अपीयर्स हैविंग मॉडरेट कैरीज विद हेवी अक्लूजल लोड, विच रेस्टोरेशन यू विल चूज एज योर ट्रीटमेंट प्लान. क्या कह रहे हैं हमें कि आपके क्लिनिक में एक पेशेंट आया जिसका मॉडरेट कैरीज है और हेवी अक्लूजल लोड है, तो आप कौन सा रेस्टोरेशन यूज करोगे एज योर ट्रीटमेंट प्लान? तो हेवी अक्लूजल लोड, ये कौन सा रेस्टोरेशन बेयर कर सकता है? कोई डाउट है? अमलगम, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, अमलगम यूज करेंगे हम लोग पोस्टीरियर टूथ हुआ तो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the amount of average mercury content present in an amalgam that is well condensed should be within limit of. जो अमलगम आपने बहुत अच्छे से कंडेंस किया हुआ है
उसमें मरकरी कंटेंट कितना होना चाहिए। एमईएस टेक्निक पढ़ा था हमने। द अमाउंट ऑफ एवरेज मरकरी कंटेंट प्रेजेंट इन एन अमलगम दैट इज वेल कंडेंस्ड शुड बी विद इन द लिमिट ऑफ, इट शुड बी विद इन द लिमिट ऑफ 50% बाय वेट। और अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसकी जो फ्लेबिलिटी है हमारे रेस्टोरेटिव मटेरियल की ज्यादा होगी, मार्जिनल जो होगा इंटीग्रिटी वो कम हो जाएगा, मार्जिनल फ्रैक्चर और सरफेस डिटेरियोरेशन ज्यादा हो जाएगा। तो जो प्रॉपर मिक्स्ड अमाउंट मरकरी है ना वो विद इन द लिमिट ऑफ 50% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिन इन एन अमलगम रेस्टोरेशन विल प्रोवाइड। एक अमलगम रेस्टोरेशन में हम लोग अगर पिन डाल रहे हैं और उसको पिन रिटेंड रेस्टोरेशन बना रहे हैं तो उस पिन का क्या फायदा होगा हमारे रेस्टोरेशन में। ऑब्वियस है इंक्रीज स्ट्रेंथ, ए ऑप्शन, इंक्रीज बी इंक्रीज रिटेंशन, ऑप्शन सी इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ फ्रैक्चर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज रिटेंशन। पिन रिटेंड अमलगम रेस्टोरेशन रिटेंशन करवाएगा हमारा। तो जब पिन डालते हैं ना तो हम लोग अमलगम के रिटेंशन को बढ़ाते हैं, कैविटी में अमलगम की रिटेंशन बढ़ती है। When you substitute gallium alloy in place of amalgam, substitute what will be the main problem in restoration। हमने पढ़ा था गैलियम और इंडियम के बारे में कि हम लोग अमलगम में मरकरी को रिप्लेस करके गैलियम और इंडियम भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं कि मेन प्रॉब्लम क्या होगी उससे। फर्स्ट, लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सेकेंड, मोर एक्सपेंशन विल लीड टू टूथ फ्रैक्चर। थर्ड, पुअर बायोकम्पैटिबिलिटी। फोर्थ, लॉस ऑफ कोरोसिव प्रोडक्ट्स। तो क्या होगा, हमने पढ़ा था टूथ स्ट्रक्चर का फ्रैक्चर। मोर एक्सपेंशन विल लीड टू टूथ फ्रैक्चर, टूथ फ्रैक्चर कराएगा। अगर हम लोग गैलियम और या इंडियम को सब्स्टिट्यूट कर दें मरकरी की जगह पे तो टूथ फ्रैक्चर एक्सपेंशन ज्यादा होगा और ये टूथ फ्रैक्चर कराएगा। और उसके साथ साथ और क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं गैलियम के। सरफेस रफनेस, मार्जिनल डिस्कलरेशन एंड डिफिकल्टी इन मैन्युपुलेशन। सरफेस रफनेस होता है, मार्जिनल डिस्कलरेशन होता है, मैन्युपुलेशन टफ हो जाता है। प्री कार्व बर्निशिंग विल नॉट लीड टू, लास्ट लेक्चर में हमने भी पढ़ा था, प्री कार्व बर्निशिंग विल नॉट लीड टू। ऑप्शन ए, ब्रिंग फर्दर एक्सेस मर्करी टू सरफेस। ऑप्शन बी, इंक्रीज सरफेस हार्डनेस। ऑप्शन सी, डिक्रीज साइज एंड वॉइड नंबर। ऑप्शन डी, गुड मार्जिनल सील। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ये बस छोटा सा इन्होंने यहाँ पे नॉट लिख दिया है, इससे आपका आंसर हाईली अफेक्ट होगा। प्री कार्व बार्निशिंग हम लोग इसीलिए करते हैं कि जो एक्सेस मर्करी है उसको हम लोग हटा पाए रेस्टोरेशन से। पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये सही ऑप्शन है और यहाँ नॉट पूछ रहा है। डिक्रीज साइजेस एंड वॉइड्स नंबर, बर्निशिंग इसलिए करते ही है क्योंकि पार्टिकल्स के साइज अच्छे से कॉम्पैक्ट हो पाए और वॉइड्स जो है वो एलिमिनेट कर पाए हम लोग। मार्जिनल सील ऑब्वियस है, मार्जिनल सील हमारी सही होगी। तो इंक्रीज सरफेस हार्डनेस, ऑप्शन बी। प्री कार्व बर्निशिंग से सरफेस हार्डनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये सरफेस हार्डनेस को नहीं बढ़ाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज occlusal isthmus of mesio-occlusal dental amalgam restoration is resistant to break या fracture। जो occlusal isthmus of mesio-occlusal dental amalgam restoration वो रेजिस्टेंट होगा ब्रेक या फ्रैक्चर के। ऑप्शन ए, कब, जब पल्पल फ्लोर डेप्थ इज 1 mm। अगर आप पल्पल फ्लोर की डेप्थ 1 mm कर दो, डव टेल उसमें अगर प्रेजेंट हो, एक्सियो पल्पल लाइन एंगल इज राउंडेड और unsupported enamel at the gingival cavus surface margin is planed। तो कब होगा, रेजिस्टेंट टू ब्रेक या फ्रैक्चर के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे लाइन एंगल्स हैं उनको राउंड करना होता है। ऑप्शन
Axiopulpal line angle is rounded. Next question. In dental amalgam, mercuroscopic expansion will occur when? डेंटल अमलगम में मर्क्यूरोस्कोपिक एक्सपेंशन कब होगा? क्वेश्चन देखना आप, मर्क्यूरोस्कोपिक, मरकरी रिलेटेड कुछ दिख रहा है क्वेश्चन में आपको? डेंटल अमलगम में मर्क्यूरोस्कोपिक एक्सपेंशन कब होगा? ऑप्शन ए, मॉइस्चर कंटेमिनेशन अकर्स ड्यूरिंग कंडेंसेशन ऑफ जिंक कंटेनिंग अमलगम, जब मॉइस्चर कंटेमिनेशन हो जाए जिंक कंटेनिंग अमलगम में तब, या फिर मॉइस्चर कंटेमिनेशन अकर्स ड्यूरिंग ट्राइचुरेशन ऑफ जिंक कंटेनिंग अमलगम, कंडेंसेशन के टाइम में, ट्राइचुरेशन के टाइम में। क्वेश्चन याद रखना, मर्क्यूरोस्कोपिक, ठीक है। ऑप्शन सी, मर्करी रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन रिएक्ट्स विथ सिल्वर एंड टिन पार्टिकल्स, मर्करी रिलीज होगा इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के वजह से और फिर वही पार्टिकल सिल्वर और टिन से जाके रिएक्ट करेगा। ऑप्शन डी, मर्करी रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन रिएक्ट विथ कॉपर एंड सिल्वर पार्टिकल्स। तो क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सिल्वर टिन पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करता है। अब आप इसके लिए क्या करो, कॉपर वाली प्रॉपर्टीज वापस से एक बार रिवाइंड करो तो आपको समझ आएगा। मर्करी रिलीज्ड रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, जब सिल्वर और टिन पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो मर्क्यूरोस्कोपिक रिएक्ट करेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन हो रहा होता है ना, तो एक्सट्रूजन होते हैं मार्जिन पे, जिसको हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या क्रीप भी कहते हैं, मार्जिन्स पे आ जाते हैं मरकरी, टिन और मरकरी वाले फेस से मरकरी निकल के मार्जिन्स पे आ जाते हैं और फिर वो रिएक्ट कर जाते हैं सिल्वर और टिन के साथ और फिर मर्क्यूरोस्कोपिक फर्दर एक्सपेंशन प्रोड्यूस करवाते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मरकरी वेपर अलाउड इन वर्क प्लेस, कितना होता है मैक्सिमम अमाउंट मरकरी वेपर आपके वर्क प्लेस पे अलाउ? कितना होता है मरकरी वर्क प्लेस पे आपके अलाउ? 40 आवर्स वर्क पर वीक में 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। कितना मरकरी अलाउड है वर्क प्लेस पे आपके? 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, म्यूग्राम, 50 म्यूग्राम। तो क्या होगा आपका सही आंसर? कन्वर्ट करा के 0.05 मिलीग्राम पर म्यू क्यूब, मीटर क्यूब, 0.05 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि 50 जो है वो म्यू ग्राम में है और यहाँ पे मिलीग्राम की बात हो रही है, तो उसको कन्वर्ट कराया हमने तो 0.05 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, improper handling of mercury will result in which occupational hazard if it occur in clinic? improper handling जब मरकरी की हो क्लिनिक में तो कौन सा ऑक्यूपेशनल हाजार्ड हो सकता है अगर एक्सीडेंटल स्पिलेज या फिर कुछ हो रहा हो तो? ऑप्शन ए, मरकरी बीइंग एब्जॉर्ब थ्रू स्किन, ऑप्शन बी, मरकरी along with food absorbed, ऑप्शन सी, मरकरी बीइंग एब्जॉर्ब along with filling, ऑप्शन डी, मरकरी बीइंग एब्जॉर्ब along with वाटर। क्या होगा आंसर? आपके क्लिनिक में अगर मरकरी स्पिल हो रहा है, आपके नहीं किसी के कहीं क्लिनिक में अगर मरकरी स्पिल हो रहा है तो फूड के साथ इनहेल होने का, एब्जॉर्ब होने का कोई कंडीशन बन रहा है? नहीं। पानी के साथ नहीं, फिलिंग के साथ नहीं, उससे पहले ही स्पिल हो चुका है। तो स्पिल कहाँ होगा? स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकता है, आपके स्किन के कांटेक्ट में आ रहा है स्पिल होके, हाथ में लग रहा है, कहीं भी लग रहा, तो वो वाला रिजल्ट, वो ऑक्यूपेशनल हाजार्ड हो सकता है क्लिनिक में कि मरकरी बीइंग एब्जॉर्ब्ड थ्रू स्किन। क्वेश्चन, मिनिमल ओक्लूजल थिकनेस दैट विल प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर ऑफ अमलगम, कितनी मिनिमल थिकनेस होनी चाहिए हमारी सो डैट वो रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर देगा हमारे अमलगम को? हमने बार बार पढ़ा है इसको। 1.5 mm।
मिनिमल अक्लूजल थिकनेस, देखना आप यहाँ पे डेंटिनल थिकनेस नहीं पूछ रहा आपसे, अक्लूजल थिकनेस पूछ रहा। अक्लूजल थिकनेस 1.5 to 2 mm के रेंज में होता है। ऑप्शन 1.5 mm है तो 1.5 mm ही होगा। विच टाइप ऑफ अमलगम कंटेन्स लीस्ट अमाउंट ऑफ मर्करी, कौन से टाइप के अमलगम में सबसे कम मर्करी कंटेंट होता है? स्फेरिकल अमलगम में सबसे कम मर्करी की कंटेंट होता है। सबसे कम मर्करी का कंटेंट किस फॉर्म में होता है? स्फेरिकल अमलगम में। लेथ कट एलॉय अमलगम क्या होता है? इसका नाम लेथ कट क्यों है? क्योंकि मेटल एलॉय पार्टिकल्स को लेथ पे रख के कट किया जाता है। लेथ में, मशीन में लेथ पे रख के कट किया जाता है, बस वहीं से इसका नाम है लेथ कट एलॉय। ओके, ये इंटरेस्टिंग था इसलिए बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्रीवाइज कोरोजन नोन एज? व्हाट इज क्रीवाइज कोरोजन नोन एज? ऑप्शन ए कोरोजन एट मार्जिन ऑफ रेस्टोरेशन, ऑप्शन बी corrosion due to stress, option C corrosion in restoration cracks, option D corrosion of electrolytic type। क्रीवाइज corrosion किसको कहते हैं? ऐसा corrosion जो कि रेस्टोरेशन के क्रैक्स में हो रहा हो, प्लाक एक्यूमुलेशन के वजह से, उसको हम लोग कहते हैं क्रीवाइज corrosion। जो कि रेस्टोरेशन के क्रैक्स या क्रीवाइज में प्लैक ऑक्यूमुलेशन के वजह से जो कोरोजन हो जाए उसको हम लोग कहते हैं क्रीवाइज कोरोजन। तो कोरोजन इन रेस्टोरेशन क्रैक्स इज नोन एज क्रीवाइज कोरोजन। क्रीवाइज कोरोजन किसको बोलते हैं? रेस्टोरेशन के क्रैक्स में जो कोरोजन होता है उसको हम लोग क्रीवाइज कोरोजन बोलते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन में क्या स्ट्रेस कोरोजन किसको बोलेंगे? स्ट्रेस कोरोजन किसको बोलते हैं? जो मेटल है ना, जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है ना, वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है एज कंपैरिजन टू जहाँ पे कम स्ट्रेस पड़ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस कोरोजन। मेटल जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा हो वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाए एज कंपेयर टू नॉन फंक्शनल एरिया में, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस कोरोजन। ठीक है, मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? कोरोजन एट मार्जिन ऑफ रेस्टोरेशन, कोरोजन एट इलेक्ट्रोलाइटिक कोरोजन। ठीक है, हाँ, अमाउंट ऑफ फ्लोराइड प्रेजेंट इन अमलगम इज, फ्लोरिडेटेड अमलगम भी होता है। फर्स्ट लेक्चर में, अमलगम के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था फ्लोरिडेटेड अमलगम भी होता है। तो फ्लोरिडेटेड अमलगम में जो अमलगम की कंस्टिट्यूएंसी होती है वो कितनी होती है? कितना अमलगम होता है? 1% अमलगम होता है। अमलगम में फ्लोराइड कंटेंट कितना होता है? 1%। याद कर लो, अमलगम में फ्लोराइड कंटेंट जो है, अगर फ्लोरिडेटेड अमलगम है तो 1% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्लोर ऑफ क्लास 2 कैविटी फॉर अमलगम रेस्टोरेशन यू शुड प्लेस ऑक्लूजली इन। जो क्लास 2 कैविटी आप बनाओगे अमलगम रेस्टोरेशन के लिए, उसका फ्लोर ऑक्लूजली आप कहाँ प्लेस करोगे? फर्स्ट ऑप्शन इनेमल में, सेकेंड ऑप्शन डेंटिन में, थर्ड ऑप्शन DEJ में, फोर्थ ऑप्शन जस्ट अबव द रूफ ऑफ पल्प चैम्बर। पल्प चैम्बर के जस्ट ऊपर प्लेस कर दो आप अमलगम का फ्लोर। फिर देखो पेशेंट अगले दिन कैसे आता है। तो हम लोग कहाँ करते हैं? डेंटिन में। क्लास 2 अमलगम रेस्टोरेशन के लिए जो अक्लूजल कैविटी हम लोग बनाते हैं उसका रेस्टोरेशन हम लोग कहाँ डालते हैं? एक फ्लैट सा फ्लोर होगा डेंटिन में, और इसकी डेप्थ कितनी होगी डेंटिन के अंदर? 0.2 mm। डेंटिन के अंदर डेप्थ होगी 0.2 mm, और इनेमल सरफेस से लेकर नीचे तक पूरी डेप्थ कितनी होनी चाहिए? अभी भी हमने पढ़ा था 1.5 to 2 mm अमलगम के लिए। कंफ्यूज मत करना आप, ठीक है। जहाँ इनेमल से शुरू करके नीचे तक जो कंप्लीट डेप्थ होगी अमलगम रेस्टोरेशन के लिए वो होगी 1.5
टू 2 mm, जबकि बस डेंटिन की अगर बात की जाए तो हम लोग कितना डेंटिन कट करेंगे, 0.2 mm। पॉइंट एंगल इन क्लास 2 आर, क्लास 2 के में कितने पॉइंट एंगल्स होते हैं, ये तो इजी है, याद करवाया था मैंने 1 5 2 4 3 में 3 का टेबल, वो आप जाके वापस सुनो। तो जो पॉइंट एंगल्स क्लास 2 में होते हैं वो कितने होंगे, 6। कैसे मैंने याद कराया था, लाइन एंगल एंड पॉइंट एंगल, लाइन एंगल पॉइंट एंगल 1 और 5 का सेम होगा, 2 और 4 में सेम होते हैं, एंड क्लास 3 में जो होते हैं वो 3 के मल्टीपल होते हैं। तो 1 और 5 में कितने होंगे, लाइन एंगल्स 8, पॉइंट एंगल्स 4। 2 और 4 में कितने होंगे, लाइन एंगल्स 11, पॉइंट एंगल 6, और क्लास 3 के 6 और 3। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिशिंग एजेंट वी विल यूज फॉर एमलगम। एमलगम के लिए जो पॉलिशिंग एजेंट हम लोग यूज करेंगे वो क्या है, टिन ऑक्साइड। एमलगम के लिए पॉलिशिंग एजेंट हमारा टिन ऑक्साइड होता है। हाईएस्ट मर्करी कंसेंट्रेशन इन एमलगम फिलिंग ऑफ अ कैविटी विल बी प्रेजेंट एट, हाईएस्ट मर्करी कंसेंट्रेशन अमलगम फिलिंग की जो एक कैविटी में होगी वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी। ऑप्शन ए मार्जिन ऑफ द रेस्टोरेशन, ऑप्शन बी इन द सेंटर ऑफ रेस्टोरेशन, ऑप्शन सी इन डीपेस्ट पार्ट ऑफ रेस्टोरेशन, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जब आप अमलगम रिस्टोर करते हो कैविटी में तो हाईएस्ट मर्करी कंटेंट कहाँ पे होता है, रेस्टोरेशन के मार्जिन पे। जो हाईएस्ट मर्करी कंटेंट होगा हमारा वो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, जो होगा मार्जिन पे रेस्टोरेशन के अमलगम की मर्करी की कंस्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन कितना होता है, पूरे के पूरे बल्क में जितना मर्करी है ना उससे 2 से 3% ज्यादा जो है वो मार्जिन पे होता है रेस्टोरेशन के, 2 से 3% ज्यादा रेस्टोरेशन के मार्जिन पे होता है हमारा मर्करी कंटेंट। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं और द काउज ऑफ एक्सपेंशन इन जिंक कंटेनिंग अमलगम, प्लीज आंसर क्लिक करा लो अपने दिमाग में फट से 1 सेकंड के अंदर। काउज ऑफ एक्सपेंशन इन जिंक कंटेनिंग अमलगम क्या होता है, एक्सपेंशन का कारण जिंक कंटेनिंग अमलगम होगा, कंटामिनेशन होगा, 3 से 5 दिन के अंदर डिलेड एक्सपेंशन होगा, और ये सब किस कारण से होगा, डिलेड एक्सपेंशन का जिंक कंटेनिंग अमलगम में कारण क्या होगा, कंटामिनेशन हो रहा है वहां पे इसीलिए हो रहा है डिलेड एक्सपेंशन, तो वाटर विल बी द राइट आंसर। वाटर की सलाइवा की कंटामिनेशन की वजह से होता है। अब आप सोचोगे कि हाइड्रोजन क्यों नहीं आंसर होगा या जिंक प्लस वाटर क्यों नहीं आंसर होगा। हाइड्रोजन जो है अगर पूछता हमसे कि क्या रिलीज होता है तो हाइड्रोजन रिलीज होता है, तो आंसर होता हाइड्रोजन। आंसर विल बी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही तो रिलीज होता है तो होता है। तो काउज ऑफ एक्सपेंशन इन जिंक कंटेनिंग अमलगम इज, जिंक कंटेनिंग अमलगम में जब वाटर के कंटामिनेशन हो जाता है तो रेस्टोरेशन के अंदर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, उसकी वजह से डिलेड एक्सपेंशन होता है 3 से 5 दिन बाद। तो काउज ऑफ एक्सपेंशन विल बी हाइड्रोजन ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम लोग अमलगम रेस्टोरेशन करते हैं तो कैविटी वार्निश इंडिकेटेड होता है, कैविटी वार्निश हम लोग अप्लाई करते हैं अमलगम के रेस्टोरेशन में, ऐसा क्यों। कैविटी वार्निश हम लोग अमलगम के रेस्टोरेशन में मार्जिनल सील को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए, डिसकलरेशन, टूथ के डिसकलरेशन को प्रिवेंट करने के लिए अमलगम रेस्टोरेशन के वजह से हम लोग वार्निश अप्लाई करते हैं।
सो डैट जो सिल्वर आयन है वो डेंटिन में डिफ्यूज ना हो, और साथ के साथ पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग वार्निश अप्लाई करते हैं। और कहाँ पे वार्निश अप्लाई होगा? डेंटिनल सरफेस पे अप्लाई करते हैं। तो हो गया कि अमलगम अगर डिस्कलरेशन काउज कर रहा है तो इसको कैसे बचा सकते हैं हम लोग टीथ के कैविटी का वार्निश अप्लाई करके। प्रॉक्सिमल वॉल जो होगा क्लास 1 के टूथ प्रिपरेशन में अमलगम का, वो कैसा होगा? कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, सीधा ही छोड़ दोगे आप या राउंड करोगे? तो प्रॉक्सिमल वॉल जो होता है क्लास 1 के टूथ प्रिपरेशन में वो ऑक्लूजली डाइवर्ज करता है। अगर क्लास 1 रेस्टोरेशन में प्रॉक्सिमल वॉल हो तो इट विल डाइवर्ज ऑक्लूजली इन क्लास 1। इसके लिए आप याद करना है क्लास 1 की जीवी ब्लैक की क्लासिफिकेशन को, कैविटीज़ कहाँ कहाँ होती है क्लास 1 में, फिर आपको याद आएगा। तो इट शुड डाइवर्ज ऑक्लूजली। अमलगम के रेस्टोरेशन में क्या होता है, टीथ के इनेमल में ना कुछ डिसकलर्ड एरियाज दिखते हैं। टीथ के इनेमल में अमलगम के रेस्टोरेशन में कुछ केसेस में कुछ डिसकलर्ड एरियाज दिखते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अमलगम ब्लूज बोलते हैं। तो अमलगम ब्लूज क्या है? अमलगम ब्लूज discolored areas in the enamel of tooth of dental amalgam restored enamel of tooth. The discolored enamel in the dental amalgam restored tooth is known as amalgam blues. ठीक है, that's it for today. MCQ of amalgam is completed. Next हम लोग GIC शुरू करेंगे। GIC बहुत ही शॉर्ट एंड क्यूट टॉपिक है और उसके मैक्सिमम आंसर्स हमें वैसे क्लिनिकल GIC यूज़ करके पता होता है। तो हम लोग GIC और MCQ नेक्स्ट देखेंगे। आप एक इस MCQ को ट्राई करो और एक्सप्लेनेशन के साथ ट्राई करना और कंथस्ट कर लो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं लेक्चर्स ऑफ GIC में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।